Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Ranga Bhashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद रंगा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं एस रंगाबाश्यम। Thank you, Sonu. The top stories. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone for 23 drinking water projects in the rural areas of Uttar Pradesh. Monthly investment in mutual funds from small towns rises 3% in October to 4.61 trillion rupees. And foreign portfolio investors pour in 49,553 crore rupees in the domestic capital markets so far in November. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 23 पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। छोटे शहरों से म्यूचुअल फंडों में मासिक निवेश अक्टूबर में 3% बढ़कर 4.61 ट्रिलियन रुपए रहा। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अभी तक नवंबर में घरेलू पूंजी बाजार में 49,553 करोड़ रुपए की राशि का किया निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में अनेक ग्रामीण जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विंध्याचल क्षेत्र में 23 पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजना न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएगी, बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होगी। आजादी के बाद कई दशक तक जिस क्षेत्र की अनदेखी की गई, उनमें ये क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा। श्री मोदी ने कहा कि पानी के अभाव के कारण अनेक लोगों को यहां से कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे 3,500 गांवों को जल की आपूर्ति होगी, जिससे 40 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। हर घर जल योजना को लागू हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं। 2,60,00,000 से अधिक परिवारों को उनके घरों में लगे नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उससे उनमें तेजी आएगी। इन परियोजनाओं से 2,995 ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल जल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के करीब 42 लाख लोग लाभान्वित होंगे। Yeah, let's start taking phone calls. And joining us first this evening on the show is Varun from Delhi. Good evening, Varun, and welcome to Market Mantra. Good evening, sir. सर, मुझे ये पूछना है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी शेयर जो है फंड, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसी फंड से क्या पैसा निकाल के दूसरा लार्ज कैप में लगाया जाए, या नहीं तो बिरला सन लाइफ का ही जो मल्टी कैप फंड, उसमें पैसा शिफ्ट किया जाए? प्लीज सर, इसमें एडवाइस कीजिए। यस, थैंक यू। ये इस फंड का प्रदर्शन काफी कमजोर हुआ है और पुराने जो 2-3 साल पहले का जो प्रदर्शन था, जो परफॉर्मेंस था, उसके वजह से लोग इसमें आकर्षित हो रहे थे। और पिछले 2-3 साल में, और खासकर पिछला साल, इस फंड के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। मुझे लगता है ये समय आ गया है दूसरे फंड में अपना पैसा निकाल के किसी दूसरे फंड में लगाने का। और अब अगले कॉलर है आदित्य थाने से। आदित्य, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये है बीरेन जी से कि जो है बहुत जब इस पिछले 7 दिनों पिछले संडे मैंने आपको कॉल किया था तब मार्केट अराउंड 39-40 लेवल पर था और 40,000 पार कर चुका है मार्केट, 43,000 के आसपास है। तो क्या एक हम लोग इस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं कि मार्केट एक सडन क्रैश की तरफ जाए? और दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्या हो जाता है म्यूचुअल फंड के साथ कि कुछ साल पहले वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और कुछ सालों के अंदर इनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है? ये दोनों सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब मार्केट बाजार क्यों चल रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार एक छोटे बच्चे की तरह है, कभी रोता है, कब हंसता है, कब खेलता है, उसका कारण नहीं पता चलता है। हाँ, लंबे समय में अगर 1 साल 2 साल 3 साल तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम हुआ है। और अभी जो स्थिति है उस नजरिए से एक बड़ा कंफ्यूजन का स्टेट है और वही बाजार में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि मार्च में बाजार बहुत रफ्तार से गिरा था, जैसे फिर ओपनिंग अप हो रहा है, कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट खासकर जो बहुत डिसअपॉइंटिंग नहीं है, उस वजह से उम्मीद पे बाजार चल रहा है। और अगर ये उम्मीद पे अगर अर्निंग्स कंपनियों का खरा नहीं उतरेगा तो दोबारा गिरेगा। एक चीज मान के चलना चाहिए कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कंपनी अब ज्यादा पैसा बनाएंगी तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। अगर वो नहीं हुआ तो स्टॉक मार्केट भले ही कम समय में कितना भी बढ़ जाए फिर वो दोबारा जरूर गिरेगा। सो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट अभी बना रहेगा। जी हाँ, बहुत अनिश्चित और इक्विटी में हमेशा ही बना रहता है। अभी तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपने देखा होगा कि आप हर संडे हम मार्केट मंत्र में केवल अनिश्चितता की ही बात करते हैं। कभी तेल का दाम बढ़ गया, कहीं लड़ाई हो गया, कुछ और हो गया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, तो बाजार में ये शोरगुल चलता रहता है। और अच्छी कंपनियां बड़ी होती हैं धीरे धीरे, और एक आध साल अच्छी कंपनियां भी कुछ साल में पैसा नहीं बनाती है। Yeah. Right. Let's move on and take our next caller. We have Aslam joining us from Delhi. Good evening, Aslam. Please turn down the volume of your radio set. जी असलम साहब, अपना सवाल पूछिए। सर मुझे 50 साल से इन्वेस्ट करना है, किस चीज में करें बताएं, अच्छा रिफंड मिले। जी, कितने साल के लिए लगाना है असलम साहब? शायद 5 साल बोला उन्होंने। अच्छा, 5 साल के लिए मेरी सलाह होगी कि 5 साल तक इस पैसे की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वहां पे उनको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़िया रिटर्न मिल पाएगा। और जैसा मैं बता रहा था कि ये आपको जो 5 लाख रुपए लगाना है, अगले 5 महीने में 1-1 लाख रुपए करके लगाइएगा। तो आप कुछ हाइब्रिड फंड सजेस्ट कर सकते हैं जो अच्छे हैं, जिनके प्रोस्पेक्ट्स आगे चलकर? मैं अभी तुरंत नहीं बताना चाहूंगा, पर वो ये जानकारी अपने एडवाइजर से जरूर लें। जी, ओके, फाइन। And we are we are talking about mutual funds, and we'll also see what's happening in the mutual fund sector. But before that, let's take our next caller. We have Gaurav joining us from Ghaziabad. Good evening, Gaurav, and welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Dhirenji. So my question is about technology fund, ICICI. This has given wonderful return in last few years, although you would normally recommend multi-cap, but multi-cap doesn't have much technology exposure. So is it okay to invest in technology fund instead of a small cap and mid-cap fund? Because technology fund will be better in, say, next couple of years. What is your opinion, sir? Thank you. Yeah, technology stocks, though there are not too many companies in India, but, technology stocks have been able to hold ground. Despite all the kind of talks of disappointment or the changing mechanism or the changing delivery model, all kind of uncertainty, these companies still are able to, grow rapidly, grow at 15-20%, high quality management. So I think, given the state of our economy, the kind of companies, it is worthwhile. The only problem is that, sometimes when you invest in any sector fund, you are giving a very limited mandate to the fund manager. If I remember in 2002-03 when everybody was so excited about technology fund and technology stocks, and that was the time when fund companies were also launching new kind of technology funds as well.
the whole sector became very expensive, very pricey. And investors stayed, and technology stocks lost 70% from the peak. So that kind of, and it becomes very difficult to get out. So I would say that, good time to invest was some time ago. Wait for some opportunity, and you are giving a limited call. If you invest in a technology stock, technology fund, and if the technology stocks are not doing well, the fund manager can't do anything. He is supposed to invest only in technology companies. अब चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे कॉलर मोहन हमारे साथ हैं। मोहन जी, आपका सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। धीरेन्द्र सर से मेरा सवाल है, सर अभी मार्केट कुछ और बता रहा है, फंडामेंटल्स और कुछ बता रहा है जैसे आपने कहा, तो इसलिए हमें जो असेट एलोकेशन जो करना है तो उसमें हम क्या 10 जो हमारा जो अभी म्यूचुअल फंड है उसे हम 90 इक्विटी 10 डेप्थ या 80 इक्विटी 20 डेप्थ ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारा कुछ प्रॉफिट भी सेव हो और हमें आगे अप्स एंड डाउन हो तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी या उसमें करने का मौका मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एसेट एलोकेशन अपना चेंज करना, एक तो पहले अपना एसेट एलोकेशन निर्धारित करिए, और ये 10% 20% से कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए 100% इक्विटी, या 1/3 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगेगा, या 2/3 या आधा पैसा इक्विटी आधा पैसा, तब जाकर के कुछ अंतर आ पाएगा आपके रिटर्न में। अब 10% निकालेंगे इक्विटी से और उसको डेट में लगाएंगे, आपके रिटर्न में कोई खास अंतर नहीं आएगा। 1/3 पैसा आपका लगा रहे, और जब भी उसमें 5-10% का बदलाव आ जाए, ये नियम भी बना लीजिए कि 5-10%, 7-8% जब आपका वो अनबैलेंस हो जाएगा एसेट एलोकेशन, तब आप एक जगह से निकाल के दूसरे में पैसा लगा दें। Right. And let's take our next caller, one of our regular callers on the show. We have SPS Jain joining us from Greater Noida. Good evening, Mr. Jain. नमस्कार मार्केट मंत्र टीम, धीरेन्द्र जी। नमस्कार। मेरा सवाल जरा एलिमेंट्री है, बेसिक है। बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? और फॉर ए पर्सन विद मॉडरेट रिस्क, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, उसके लिए कौन सा आप रिकमेंड करेंगे? आपका दूसरा सवाल कि ज्यादा कंजर्वेटिव कौन सा व्हीकल है? बैलेंस एडवांटेज। ये कैटेगरी इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि बैलेंस फंड 2/3 पैसा कम से कम इक्विटी में लगाना उनके लिए अनिवार्य था। जब इक्विटी में लगाया हुआ पैसा, इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट था, इक्विटी से मिलने वाला सारा रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री था, तो उस समय हमारे जो बैलेंस फंड कहलाते थे, अब उनका नाम बदल दिया गया, हाइब्रिड अग्रेसिव हो गया है। वो फंड उनके लिए 2/3 पैसा इक्विटी में लगाना अनिवार्य था। इसलिए फंड कंपनी ने एक तरीका निकाला कि हम कैसे इक्विटी एलोकेशन को कम रखें, और तो बैलेंस एडवांटेज में ऐसा होने लग गया कि 30-40% पैसा इक्विटी में लगता था, 10-15% आपका आर्बिट्राज, इक्विटी आर्बिट्राज में वो निवेश करते थे। उसके वजह से इसका टैक्स ट्रीटमेंट और इक्विटी आर्बिट्राज इन्वेस्टमेंट जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है, उनका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसके जो वेरिएबल्स हैं वो फिक्स्ड इनकम की तरह है। मुझे लगता है कि आर्बिट्राज फंड लिक्विड फंड जैसे हैं, तो वहां पे गिरावट की संभावना नहीं है। तो बैलेंस एडवांटेज एक तरह से चलता है, 30-40% इक्विटी, 30-40% फिक्स्ड इनकम, और 10-20% आर्बिट्राज में जिसका कि ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है और एक टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है, और उसका कैरेक्टर फिक्स्ड इनकम का होता है, तो वो ज्यादा कंजर्वेटिव व्हीकल है। अब इन चीजों का कोई खास माने नहीं रहा, लेकिन ये उस समय बनाया गया था जब लोग एक तरह से टैक्स के रूल्स को मात देने के लिए इस तरह के फंड बनाए गए थे। और अब दिल्ली से नंद है हमारे अगले कॉलर। नंद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंद जी, आप? Yes. I want to ask question to Dhiren ji. Yeah, good evening Dhiren ji. Good evening. Yeah, what is the latest on Franklin Templeton, the closed debt schemes, and what is the way forward? What is the date when we will get our money? Some clarity would be helpful. Thank you very much. The court has given a judgment order, and I'm actually after the fund company to give me, because now the ball is in the Franklin Templeton court. Let me first give you an update which we got yesterday from Franklin Templeton itself. Ultra short-term bond fund, the low duration fund, dynamic accrual fund, and credit risk fund have, 43,000
43%, 27%, 26%, and 8% of the respective AUM in cash, which means ultra short-term bond fund has 43% in cash. Now it is for the fund, the court order of in Bangalore has said that the fund company can go for a appeal in Supreme Court, or it is fine for them to be doing a vote of unit holders. Now the fund company has to decide on the action plan. I'm waiting for that action plan. I'm also insisting that I'm very curious to know what is the way forward. I think tomorrow, day after, which is Monday, Tuesday, I'm hopeful that time is running short. A lot of investors are very anxious. Many funds have reasonable amount of money available. Do they have something interesting to offer, or at least share the cash? अब खबरों और कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back, listeners. You are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra, and as always, on Sundays we discuss mutual funds and related issues. And just to remind you about our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106, and our third phone number is 2371 7117. And as always, Dhirendra Kumar, our mutual fund expert, joins us on the show. And before we take more calls and move ahead, let's take a look at some news which is coming from the mutual fund sector itself. The contribution of small towns or B30 cities to mutual fund industry's average assets under management of over 28 trillion rupees stood at 16% as of end of October. Maharashtra becomes the biggest contributor to the asset base, industry body Association of Mutual Funds of India said. B30 or so-called beyond top 30 cities accounted for 16% of the total industry average asset under management in October this year, and the balance was contributed by T30 or the top 30 locations in India, according to AMFI. Assets from B30 locations increased to 4.61 trillion rupees as of October end from 4.47 trillion rupees as of September end, a 3% growth. B30 locations tend towards equity schemes. 65% of assets are from equity schemes, while same is 35% for top 30 cities. अब आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे, ये जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो जो छोटे शहर हैं वहाँ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इवन इक्विटी शेयर उनका ज्यादा है टॉप 30 शहरों के मुकाबले, तो आपको लगता है वहाँ रिस्क ज्यादा लेने की एक वो है प्रवृत्ति? जी हाँ, ये बिल्कुल एक नंबर्स में साफ दिखता है कि अभी भी म्यूचुअल फंड 84% म्यूचुअल फंड बड़े शहरों में टॉप 30 शहरों में बेचा जाता है। जो उससे नीचे वाली कंपनियां हैं उन B30 में बिलो 30 जो कंपनियां हैं उसमें म्यूचुअल फंड बेचने पे इंसेंटिव दिया जाता है, वहां पे ज्यादा कमीशन देने की संभावना है। और ये चीज देखा गया कि वहां पे इक्विटी लगाते हैं क्योंकि वहां पर छोटे शहरों से पैसा केवल आम निवेशक आता है। बड़े शहरों में कंपनियों का पैसा लगता है जो कि काफी हद तक बड़ी फिक्स्ड इनकम में लगता है, जिस वजह से इस तरह का हम एसेट एलोकेशन देख रहे हैं। और अब मुंबई से हमारे अगले कॉलर केशव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अक्सर जब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करके तो अक्सर कहा जाता है कि 5 साल या 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा, लेकिन जब हम 5 साल 10 साल के बाद देखते हैं तो उसका यूनिट जो उसकी वैल्यू कम होती है। तो और अच्छे नामी गिरामी जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी अक्सर अभी लॉस हो रहा है, लॉस दिखाया जा रहा है। तो सचमुच म्यूचुअल फंड जो है वो सचमुच इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है कि कहीं ना कहीं लोगों को
आज के नहीं, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और काफी कारगर साबित हुआ है। और म्यूचुअल फंड केवल इक्विटी फंड्स नहीं है, लेकिन मैं आपसे काफी सहमत हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों को निराशा हुई है और बहुत सारे फंड खड़े नहीं उतरे हैं रिटर्न देने में। और लेकिन बहुत सारे फंड हैं जो कि जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न, महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न आपको मिल पाया है। तो और अगर अभी भी आप देखें कि महंगाई की तुलना में या फिक्स्ड इनकम की तुलना में एब्सोल्यूट रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी म्यूचुअल फंड जो आपको दो चीज देता है, एक कन्वीनियंस कि आप छोटा छोटा रकम निवेश करके एक बड़ी रकम उसको एक छोटे कैश फ्लो को कैपिटल में कन्वर्ट करें, तेजी से डाइवर्सिफाई करें, रिस्क आपका जिसमें कम होता है। और ये आज के दिन जो हम रिटर्न देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बाजार की स्थिति काफी ऊपर नीचे डावाडोल होने के बावजूद ही बाजार अभी पिछले 1-1.5 साल में कहीं गया नहीं है और अभी भी बड़ी आशंका है कि कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी। तो स्थिति के अनुसार, लेकिन ये जो रिटर्न का हमारा एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे फंड है जिनका रिटर्न डबल डिजिट है, जो कि मुझे लगता है कि 5-7 साल में डबल डिजिट रिटर्न होना भी काफी इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल बाजार का ही बड़ा मुश्किल रहा है। Right. Let's take our next caller. We have Vijay joining us from Chennai. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Market Mantra team, and hello to Dhirendra. Yeah. Well, Mr. Dhirendra, you may not be a great votary of thematic or sectoral funds, but my question is partly on that ESG, the environmental, social, and governance funds. Recently, we find last couple of weeks ago, a major fund house launched, and the latest one to join is another company. Yes. What is your view of ESG funding, especially in the light of India being part of the Paris Accord and a number of other things that may develop following the change of government in US? What do you think will be the Indian position vis-a-vis the market and for investors in ESG? Your advice. My advice is that ESG is important. ESG is important not because there are funds being launched. Lot of Indian market preferences have changed because lot of FII's money which comes into India have been following the ESG mandate. So they have to comply. So that is why you find that PSUs are out of favor primarily because foreign companies are not investing in the oil companies. ITC is yielding 6% simply because it's a cigarette company, despite it is trying to evolve itself into FMCG. Despite that, a company with high return on capital and yielding 6% dividend and high return on capital. So I find it quite amazing. So ESG is going to be very impactful. It is unavoidable, and I think investors should be conscious. And let me tell you that ESG is not is a limited thematic thing. But if exclusion of some sectors is all there to it. And before we take more calls, let's take a look at some other news as well. Foreign portfolio investors have pumped in a net sum of 49,553 crore rupees in the domestic capital markets so far in November, on the back of high liquidity coupled with improving global indicators and clarity after the US presidential elections. Foreign portfolio investors invested 44,378 crore rupees in equities and another 5,175 crore rupees in the debt segment, taking the total net investments to 49,553 crore rupees between the 3rd and 20th of November. In October, foreign portfolio investors invested a net sum of 22,033 crore rupees. पूना से वेंकट है हमारे अगले कॉलर। वेंकट जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। वेंकट, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। या मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मुझे एक सवाल पूछना था कि हम अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सही कौन सा तरीका सही रहेगा? कि ETF जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स ने ETF फंड्स, नैस्डैक ETF फंड्स कर रहे हैं, या कोई डायरेक्टली हम अमेरिकन स्टॉक को चुन के हम खरीद सकते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स में? ये सारे विकल्प आज निवेशकों के पास उपलब्ध है। हर एक भारतीय
2 करोड़ रुपए तक का शायद ये लिमिट है, हर एक इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल ईयर में विदेश में निवेश कर सकता है। और मैं इस नंबर के बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मुझे आशंका है, लेकिन एक बड़ी रकम विदेशी स्टॉक्स में आप खरीद सकते हैं। आज विदेशी स्टॉक्स को खरीदना भी बड़ा आसान हो गया है। बहुत सारे ब्रोकरेजेस हैं जो कि आपको अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने का इनेबल करते हैं, बल्कि कुछ तो कमाल है, वो जीरो ब्रोकरेज कुछ ब्रोकरेजेस में, तो आप इन कंपनियों में सीधा भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक आम निवेशक जो कि 5-10 हजार रुपए महीना लगाता है, उसके लिए NASDAQ 100 एक बहुत जबरदस्त विकल्प उभरा है। इसके अलावा 2-3 ओपन एंड फंड है, फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, या DSP का एक यूएस फंड है, या एक ICICI प्रूडेंशियल का यूएस में इन्वेस्ट करने वाला फंड है। मुझे लगता है ये अच्छे विकल्प है। ये लगता है कि लिमिटेड ज्योग्राफी के हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं, ये अमेरिकन डोमिसाइल या वहां से शुरू होने वाली फंड सचमुच में डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां जो इन पोर्टफोलियोज में है उनका विस्तार पूरे विश्व में है। Right. Let's take a look at the oil scenario as well. Global crude oil prices posted a third consecutive weekly rise last week, buoyed by successful COVID-19 vaccine trials, while renewed lockdowns in several countries to limit the spread of coronavirus capped gains. So Brent crude oil futures ended the week at $44.96 per barrel, while the US crude futures for January contract closed the week at $42.42 per barrel. Both benchmarks gained about 5% this week. Also boosting sentiment was hope that the Organization of Petroleum Exporting Countries, Russia and other producers will keep crude output in check. The group known as OPEC Plus were expected to delay a planned production increase. OPEC Plus, which meets on the 30th of November and 1st of December, is looking at options to delay by at least 3 months from January the tapering of 7.7 million barrels per day cuts. कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone for 23 drinking water projects in rural areas of Uttar Pradesh. Monthly investment in mutual funds from small towns rises 3% in October to 4.61 trillion rupees. And foreign portfolio investors pour in 49,553 crore rupees in the domestic capital markets so far in November. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.